एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी, एम्पायर खड़ा कर रहा है वो, ये होने चाहिए एम्पायर के पास, तभी उसका एम्पायर स्ट्रांग हो सकता है। सो यू नीड टू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गिल्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पास डबल तरीके से पैसा आ रहा है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं वहां से भी वो टैक्स दे रहे हैं, और जो रास्ते से, जो मगध का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि उसके पास गंगा एंड सोन रिवर है, वाटर ट्रेड रूट। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 7 social science, that is chapter number 5, the rise of empire, and this is basically the second chapter of your theme B, tapestry of past. बेटा इससे पहले हमने इन 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन केस यू हैव मिस्ड देम आउट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, बाद में जाकर उनको चेक कर सकते हो। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आई विल शेयर ऑल दीज पीपीटीज देयर एंड यू कैन एक्सेस देम इजीली। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर, The rise of empire, the lengthiest chapter in your class 7th history. Yes, बेटा चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। This is the first part. ठीक है, let's get started. Your chapter is starting with some beautiful lines taken from अर्थशास्त्र written by कौटिल्य। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 4 भी कुछ लाइन से स्टार्ट हुआ था जो कि अर्थशास्त्र ही ली गई थी। Now why it is so important? एक्चुअली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कौटिल्य, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल था मगध एम्पायर के राइज होने में। हम डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए इन लाइन पे फोकस करते हैं। देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री। क्या मतलब है इस लाइन का? बेटा सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोई भी एक लैंड, देश कब बनता है? जब वहां पर लोग रहते हैं। तो लोगों से बनता है देश, और देश से बनता है एक किंगडम, एक साम्राज्य। ठीक है, तो किंगडम होने के लिए क्या चाहिए? आपके पास एक प्रॉपर देश होना जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, और उस देश के अंदर लोग चाहिए। तो 2 चीजें बेसिकली आपको बताई जा रही हैं किंगडम के लिए। फर्स्ट इज कंट्री एंड सेकंड इज पीपल। जब ये 2 लोग किसी जगह पे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है? राज्य हो सकता है। अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड, नाउ लेट्स विजिट वन सच किंगडम एंड इट्स कैपिटल। दिस कैपिटल इज पाटलिपुत्र। कहाँ की कैपिटल है ये? बेटा ये है मगध की। दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में, सो ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी की हेल्प से, जहां पर भाविशा एंड ध्रुव एक टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू ये एंशियंट टाइम के पाटलिपुत्र में जाके पहुंच गए। अब एंशियंट टाइम का पाटलिपुत्र आज क्या है? आज का पटना, जो कि बिहार में है। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर ईरा से मिलते हैं। ये एक लड़की है ईरा, जो कि कान्हा दास एक आयरन स्मिथ की बेटी है, उनसे ये दोनों बच्चे मिलते हैं। अब ईरा उनको बताती है अपने सिटी के बारे में। वो बता रही है कि ये देखो, ये जो आर्मी जा रही है, दे आर हेडिंग टू बैटल अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम, जो उनको काफी दिनों से परेशान कर रहा था। हियर पॉइंट टू बी नोटेड, आवर किंग अवॉइड्स वॉर व्हेन ही कैन, बट ही आल्सो प्रोटेक्ट हिज पीपल व्हेन नीडेड। क्या पता पड़ता है इससे? बेटा इससे ये पता पड़ता है कि उस टाइम के जो किंग थे वो पहले कोशिश करते थे कि वॉर न हो, पहले कोशिश करते थे कि डिप्लोमेटिक तरीके से, किसी भी और तरीके से हम बात को सुलझा लें। लेकिन अगर बात नहीं सुलझेगी तो फिर वो वॉर से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की प्रोटेक्शन करनी होती थी। ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग दैट वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस स्टोरी। इसके आगे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इस पिक्चर पे थोड़ा फोकस करो। क्या हो रहा है यहाँ पर? कई सारे सोल्जर्स आ रहे हैं जिनके पास अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, स्ट्रॉन्ग वेपन्स, हाथी, घोड़े। व्हाट इज दे आर शोइंग? दे आर शोइंग द ग्रैंड आर्मी। ये एलिफेंट की प्रेजेंस से कैसा लग रहा है? बिल्कुल ग्रैंड आर्मी नहीं लग रही? कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो प्रेजेंस ऑफ दीज एनिमल्स मेड द आर्मी स्ट्रॉन्ग। इससे ये भी पता पड़ रहा है कि पाटलिपुत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ड्रॉब्रिज। अब इस ड्रॉब्रिज को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है भाविशा ने, व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस? आस्क्ड भाविशा, एंड इज इट अ रिवर बिलो? ये जो सोल्जर्स थे वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। जब ईरा ने इनके बारे में उनको बताया, बच्चों को बताया, तो भाविशा ने पूछा ये कैसा ब्रिज है? इसका नाम क्या था? ड्रॉब्रिज। क्या मतलब है ड्रॉब्रिज का? यहाँ पे ईरा बताती है इनको कि इट इज लिफ्टेड व्हेनेवर देयर इज अ डेंजर ऑफ अटैक ऑन द सिटी। बेटा उनकी सिटी जब भी किसी डेंजर में होती थी तो वो उस ब्रिज को ऊपर को उठा लेते थे। क्यों उठाते थे? बेटा किले के बाहर, फोर्टिफाइड लैंड के बाहर क्या होता है? मोट। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो भाविशा ने पूछा कि ये रिवर है क्या? वो रिवर नहीं थी। किले के चारों तरफ क्या था? मोट। और मोट को क्रॉस करने का तरीका क्या है? ब्रिज। अब वो यहाँ पर कैसा ब्रिज है बेटा इनके पास? इनके पास लिफ्ट ब्रिज है, यानी इमरजेंसी आने पे ये ब्रिज को ऊपर उठा के पूरा रास्ते बंद कर सकते थे। ठीक है, अब किले के अंदर बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो ब्रिज। उसको भी अगर ऊपर उठा लिया तो एनिमी तो किले तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना? व्हाट इट शोज? इट शोज द स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके आगे ईरा बताती है कि वो देखो वहां दूर जाके हिल्स में देयर आर फॉरेस्ट।
कौन से फॉरेस्ट हैं वो? दे प्रोवाइड अस टिम्बर, हर्ब्स एंड मेनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी. बेटा अगर आपको चैप्टर 4 की अगेन इनिशियल लाइन जो अर्थशास्त्र ली थी वो याद हो, तो वहां पर कौटिल्य ने क्या बताया था? राज्य कैसा होना चाहिए? जहां पर टिम्बर फॉरेस्ट हो, यहाँ जहां पर एलिफेंट फॉरेस्ट हो. यहाँ पर देखो दोनों ही हैं. इसका मतलब ये जो पाटलिपुत्र जो ये राज्य होगा वो बड़ा स्ट्रांग होगा. पता पड़ रहा है इससे? ठीक है, आगे देखते हैं. उसने पूछा, किसने? ध्रुव ने पूछा कि वो देखो वो ओपनिंग कैसी है हिल में. हिल में एक ओपनिंग दिख रही होगी उसको. तो उन्होंने बताया कि वो एक केव है जो कि किंग बना रहा है. किसके लिए? साधु संतों के लिए, एक कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स के लिए. रेस्पेक्ट टू द रिलीजन इट शोज. क्लियर? आगे देखते हैं. नाउ हियर दे मूव थ्रू पाटलिपुत्र एंड दे took a splendor towering wooden ramparts with watchtower. What is the meaning of towering wooden ramparts? Beta, these are the big panels of wood again for defending, for making the big walls of the fort. ठीक है, और उसमें क्या होते थे? वॉच टावर, जहां पे सोल्जर जो थे वो गार्ड कर सके, वहां से देखते थे, निगरानी रखते थे. ठीक है. Here majestic palaces, building, lively street, era gestures toward the bustling market with traders. तो यानी वहां बहुत अच्छा मार्केट भी था. तो हमें पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली इन सब चीजों से? सबसे पहले बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था उनके पास, मोट सिस्टम था, ड्रॉब्रिज था, टिम्बर एंड एलिफेंट के फॉरेस्ट थे. उसके अलावा उनके पास डिफरेंट कम्युनिटीज थी जिनकी वो केयर करते थे. 2 कम्युनिटी हमने देख ली, एक आयरन स्मिथ, ईरा जिसकी बेटी थी, एंड मॉन्क्स. उसके अलावा डिटेल में आगे और पढ़ेंगे. और क्या पता पड़ा? बेटा यहाँ पर हमें पता पड़ा पाटलिपुत्र सिटी में क्या क्या था. वहां पर पैलेस थे, लाइवली स्ट्रीट्स थी, फ्लरिश्ड मार्केट था, है ना. अब अगर कहीं मार्केट होगा तो इसका मतलब वहां बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा होगा, है ना. सो ट्रेड के बारे में देखते हैं. यू मस्ट विजिट अवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव. अवर किंग वेलकम्स ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर. ये देखो एक और नई इंफॉर्मेशन. यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते थे ट्रेड के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए. ठीक है. So you will get silk from China, spices from gems from the south, and fine cloths from different regions. There is nothing you won't find in the पाटलिपुत्र. ईरा बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ मिले ना. क्यों बोल रही होगी? बिकॉज एक्चुअल में वहां बहुत ग्रैंड स्केल पे ट्रेड हो रहा होगा. अब देखो ट्रेड कहाँ से हो रहा है? अपनी कंट्री से ही नहीं हो रहा, बाहर से भी हो रहा है. चाइना का नाम भी आ गया. सो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है. यहाँ पे स्पाइसेज एंड जम्स फ्रॉम द साउथ. अगेन चैप्टर 4 लास्ट में हमने पढ़ा था साउथ में क्या स्पेशल है? वहां के प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन, वहां के स्पाइसेस. तो यानी वहां से साउथ से भी चीजें आ रही है वहां पर, है ना. एंड क्लॉथ्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो ग्रैंड लेवल ट्रेड. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे देखो, ओ दीज स्ट्रीट एक्रोबैट्स दे बिल्ड ह्यूमन पिरामिड्स, सिंग, डांस, एक्ट इन शॉर्ट प्लेस एंड एंटरटेन पीपल. यहाँ पे ध्रुव पूछता है कि कुछ लोगों को देख के वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे मार्केट में. ये ईरा बता रही है कि वो वहां पर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यानी एंटरटेनमेंट का भी प्रॉपर वहां पर फैसिलिटी थी. ठीक है. सो हमें क्या पता पड़ा? ट्रेड हो रहा था बहुत ग्रैंड स्केल पे पाटलिपुत्र में, और वहां पर लोगों को एंटरटेन भी किया जाता था. ठीक है. ये सब देखते हुए यहाँ पर भाविशा बोलती है कि ओहो आपका किंग तो बड़ा स्ट्रांग है, तो क्या वो जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के रीजन में क्या वो रूल कर रहा है? तो यहाँ पर ईरा क्या बोलती है? नो, उससे भी कई कई ज्यादा दूर तक हमारे राजा का पूरा राज्य है. ठीक है. अब कितना दूर तक? बेटा उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बताया गया है. उसके अंकल ने बताया कि इट टेक्स क्लोज टू 2 months ऑन अ हॉर्स बैक टू रीच टू द बॉर्डर्स ऑफ द टेरिटरी. इतना बड़ा है कि 2 महीने लग जाते हैं अगर घोड़े पे जाएंगे उस टेरिटरी को के बॉर्डर को टच करने में. तो सोचो कितना ग्रैंड लेवल पे उसका राज्य होगा. अब इस राज्य को क्या बोलेंगे? किंगडम बोलेंगे? नो, it is called the empire, and here comes the word empire, the rise of empire. ठीक है. अब पहले बेटा इस वर्ड को समझते हैं. what is the meaning of empire? Let's have a look here. empire का मतलब क्या है? बेटा empire का मतलब होता है लैटिन वर्ड में imperium, जिसका मतलब है सुप्रीम पावर. मतलब empire वो है जिसके पास सुप्रीम पावर है. अब उसके पास सुप्रीम ऐसे कहाँ से आई? Let's understand with the help of example. बेटा मान लो A, B, सी, ये कोई छोटे छोटे किंगडम है जो कि आपस में साथ में रह रहे हैं. सो नेबरिंग किंगडम है मान लो. अब इनमें से किसी तरीके से ए के पास थोड़ा प्लस पॉइंट है, उसके पास ज़्यादा अच्छा लैंड है, ज़्यादा अच्छा उसके पास पैसा आ रहा है, वो ट्रेड बड़ा अच्छा कर रहा है. ट्रेड अच्छा कर रहा है तो पैसा आ रहा होगा, उसने बड़ी अच्छी अपनी आर्मी स्ट्रांग बना ली. अब बेटा अगर किसी के पास आर्मी स्ट्रांग है, द मेन थिंग आर्मी अगर स्ट्रांग है तो वो सोच सकता है कि अब वो किसी पे अटैक करेगा.
तो मान लो ए ने यहां पर सी पे अटैक कर दिया और उसको हरा दिया, ठीक है। अब हरा के ये ए क्या करेगा, खुद जाके सी के पास, सी के महल में जाके बैठ जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो अपना महल तो नहीं छोड़ेगा। तो वो ऐसे में क्या करता है, ये जो ए है वो सी जो हारा हुआ राजा है उसको बोलता है ओके अब तुम ही दोबारा राज करो, लेकिन मेरी सत्ता होगी, तुम्हें मुझे अपना सुप्रीम लॉर्ड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बोलता है कि ओके अब आप हमारे राजाधिराज हो, मैं आपकी सत्ता को मानूंगा। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो दूसरे राजा को आगे बिठा दिया। तो ये क्या करा, इसने पहले इसका राज्य सिर्फ इतना था, अब इसको सी को इसने अपने अंडर में ले लिया। अब थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, अब इसका मन किया कि मैं बी को भी ले लूं, तो फिर इसने क्या किया, बी पे भी अटैक कर दिया, फिर बी को भी अपने अंडर में ले लिया। फिर इसका मन किया दूर दूर कोई डी ई एफ ये थे, तो धीरे धीरे करते करते इसने अटैक कर करके सारे जो एरिया हैं उसको अपने अंडर में लेते जा रहे हैं। व्हाट इज इट हैपनिंग, एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी, एम्पायर खड़ा कर रहा है वो। छोटे 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 जितने राज्य थे उन सबसे लड़के या किसी भी और तरीके से, अब वो कौन से तरीके आगे जाकर समझेंगे, उनसे वो इसको अपने अंडर में लेते जा रहा है और अपनी टेरिटरी को बढ़ाते जा रहा है। इसको बोलते हैं एम्पायर को बिल्ड करना। सो ही इज बिल्डिंग हिज एम्पायर। अंडरस्टूड। अब एम्पायर की डेफिनेशन क्या है बेटा, एन एम्पायर इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम। ये देखो छोटे 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 किंगडम का कलेक्शन है ये, है ना। So it is the empire of an empire is a collection of smaller kingdom or territories over which a powerful ruler or a group of ruler exerts power, often after waging war against the smaller kingdom. इनसे लड़ाई लड़ी और इसके ऊपर अब वो रूल कर रहे हैं। Am I clear? Now, अब जो एम्पायर का रूलर है उसे क्या बोलते हैं, किंग तो ऑफकोर्स नहीं बोल सकते, उसे बोला जाता है बेटा एम्परर। इंग्लिश में बोलते हैं एम्परर, और हिंदी में यानी संस्कृत में क्या बोला जाता है, सम्राज, अधिराज, राजा अधिराज, है ना। राजा अधिराज मतलब किंग ऑफ किंग्स, इतने सारे किंग और उनका भी वो किंग सुप्रीम, है ना। तो यहाँ पर किंग ऑफ किंग्स, उसके अलावा ओवरलॉर्ड, ओवरलॉर्ड मतलब जिसकी सत्ता को हर कोई माने, ओवरलॉर्ड। इसके अलावा द लॉर्ड ऑफ ऑल यानी सुप्रीम रूलर। Am I clear? अब ये कैसे रूल कर रहा है, ये जो ए ये राजा अधिराज है ये कैसे रूल कर रहा है बेटा, ये अपने कैपिटल में बैठ के रूल कर रहा है, अपने महल में बैठा हुआ है और वहां से ये रूल कर रहा है सबको। एम्परर रूल द होल टेरिटरी फ्रॉम द कैपिटल। नाउ व्हाई कैपिटल, बिकॉज कैपिटल वाज द सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर। बिकॉज कैपिटल में ही सारा उसके पास जितना भी मनी होगा यानी जो भी वहां पर इकोनॉमी होगी वहीं से कंट्रोल हो रही होगी, और उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसी के पास है। अंडरस्टूड, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन टू सी डी, ये जो छोटे छोटे किंगडम है ये क्या करते हैं, ये कैसे इस ए की सत्ता को बोलते हैं हम मानेंगे, इसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये बन जाते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब व्हाट डज इट मीन, द स्मॉलर टेरिटरीज स्टिल हैड देयर ओन रूलर्स बट दे वेर ऑल ट्रिब्यूटरीज और वैसल्स टू द एम्परर। बेटा यहां पर जो उनके खुद के रूलर थे वही रूल कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या बन गए हैं, अब वो जो मेन एम्परर है उसके लिए वो ट्रिब्यूटरी वाला काम कर रहे हैं। मतलब वो अब वो उसको ट्रिब्यूट देंगे, भेंट देंगे, उसकी सत्ता को मानने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, देखो अ ट्रिब्यूटरी हियर इज अ रूलर और अ स्टेट दैट हैज सबमिटेड टू एन एम्परर, जिसने मान लिया है, जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है उस एम्परर के आगे। अब ये क्या करेंगे, ट्रिब्यूटरी पेज द ट्रिब्यूट, वो भेंट देते हैं। अब भेंट में क्या देते हैं, कुछ भी हो सकता है, मनी, गोल्ड, अदर प्रीशियस मेटल्स, ग्रेन्स, लाइव स्टॉक, जानवर, एलिफेंट और अदर वैल्यूएबल गुड्स produced in their kingdom and is given to the emperor as a sign of submission, loyalty and respect। ये सबमिशन, लॉयल्टी और रेस्पेक्ट दिखाने के लिए इस तरह की वो कंटिन्यूस भेंट उनको देते रहे, किसको, एम्परर को। क्लियर, आगे देखते हैं। सो दिस वे द ट्रिब्यूटरी और वासल्स किंगडम्स एक्सेप्टेड द एम्परर्स ओवरलॉर्डशिप, और इस तरह से उन्होंने जो एम्परर था उसकी सत्ता को मान लिया। अब इन सब चीजों के बदले एम्परर उनको क्या दे रहा है, एम्परर भी तो कुछ देगा ना। बेटा एम्परर बोल रहा है तुम जाके रूल करो, है ना, वो रूल करने की आजादी दे रहा है, दैट इज द बेनिफिट। गॉट इट। So in return for this tribute and loyalty, emperor generally allowed regional kings or chiefs to continue to govern their areas। ठीक है, तो बेसिकली उनको रूल करने को मिल रहा है, दैट इज द प्लस पॉइंट। Am I clear? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्पायर। अब बेटा हमने अभी क्या पढ़ा, जो एम्परर है
वो अपने पैलेस में बैठ के, अपने कैपिटल में बैठ के पूरे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में लगा हुआ है। कैसे? पैलेस में बैठ के ऐसा कैसे हो रहा है? बेटा, ही मस्ट बी फॉलोइंग सम प्रिंसिपल्स और सम फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। नाउ व्हाट आर दोज फीचर्स? लेट्स हैव अ लुक हियर। बेटा, पहले तो ये फीचर्स की जरूरत क्यों है एम्परर को? बिकॉज एम्परर्स को अपना दबदबा बना के रखना है। किस पर? जो भी उसने राज्य जीते हैं उन पर, जो भी वहां के रूलर हैं उन पर। अगर वो दबदबा नहीं बनाएगा, अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं दिखाएगा, तो वो फिर से उनसे लड़ाई कर सकते हैं ना। गॉट इट? तो उनको दबा के रखना है, और उसके लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए एक बहुत स्ट्रांग एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी एम्परर इज टू हैव और टू मेंटेन एन आर्मी। वो आर्मी जो उसके लिए क्या कर सकती है, किसी सारे के सारे जो स्टेट है उसके अंडर में उनको कंट्रोल में रख सकती है, उसके लिए जब चाहे लड़ाई लड़ सकती है और उसके एम्पायर को एक्सपैंड कर सकती है। अगर उसके एरिया में कोई एग्रेशन हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए, तो उसको सप्रेस करके अगेन वहां पे इंटरनल पीस को मेंटेन कर सकती है। दैट्स वाई आर्मी इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड? अब बेटा, अगर एम्पायर के पास इतनी बड़ी आर्मी है और इतना बड़ा एरिया है, तो उसको चलाने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी तो चाहिए। हमारी इंडिया को देख लो, प्राइम मिनिस्टर सारा काम करते हैं क्या? नो। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कितने सारे और मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग जल मंत्री होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री होता है ना, और इकोनॉमिक वाले अलग मंत्री होते हैं। सो ऐसे ही इनके पास भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए थी, इनको लोग चाहिए थे ऑफिशियल। सो टू डिजाइन एंड मेंटेन एन एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल्स टू मैनेज टेरिटरीज, कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर, अलग अलग कामों के लिए। सो नेक्स्ट कम्स द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ही बना लिया, तो उसके बाद कुछ लॉ पास करने पड़ेंगे ना, जो कि उसके पूरे के पूरे जो टेरिटरी है वहां पर फॉलो होने चाहिए। सो पासिंग द लॉज, पासिंग द करेंसी, करेंसी इशू करवानी पड़ेगी जिससे कि ट्रेड हो सके। सो मेकिंग लॉज, इशूइंग द करेंसी एंड चेकिंग द ट्रेड सिस्टम। बेटा, ट्रेड किसी भी एम्पायर की बैकबोन होती है, क्योंकि वहीं से तो सारा पैसा आ रहा है, तो उसको मेंटेन करना, उस पर ध्यान देना, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। सो हियर कंट्रोल ओवर लॉ एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में सारा ट्रेड, ये सब सिस्टम आ गया। अंडरस्टूड? अब लॉ एंड इकोनॉमी पे कंट्रोल कर लिया, नाउ ही नीड्स टू कंट्रोल ओवर ऑल द रिसोर्सेज। जितने भी उसके कंट्री में या उसके जितनी भी टेरिटरी है, वहां पर जो जो भी रिसोर्सेज हैं, सब पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तभी तो उसको पता रहेगा कि वहां पर अच्छा वो चीज़ है मुझे नहीं मिल रही है, तो उसके पास ट्रिब्यूट तभी आएगी, नहीं तो वो छुपा देगा उसको, है ना। सो हियर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ही शुड हैव। अब बेटा, इतना कंट्रोल करने के बाद नाउ ही नीड्स टू गिव व्हाट, ही नीड्स टू एनकरेज, he needs to promote the school of thoughts, religion, custom। बेटा, किसी भी बड़े से एम्पायर में हार्मनी कब बनी रहती है? जब वहाँ के रिलीजन को, जो लोगों के रिलीजन होते हैं, उनके कल्चर होते हैं, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको सप्रेस न किया जाए, है ना। सो हियर नेक्स्ट इज द रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट, इनका प्रमोशन। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? यहाँ वो हेलो फोन वाला कम्युनिकेशन नहीं है बेटा, यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है प्रॉपर नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रिवर्स। वो उसके पास अगर कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है, इतनी बड़ी टेरिटरी है, इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? जब वहां से कोई उस पर उसके पास मैसेज लेके आ सकता है। मैसेज कैसे आएगा? थ्रू रोड्स, थ्रू द सी रूट्स। तो यहाँ पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन रूट उसको बनाने पड़ेंगे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली। गॉट इट? सो दीज आर द 6 बेसिक फीचर्स ऑफ एनी एम्पायर। ये होने चाहिए एम्पायर के पास, तभी उसका एम्पायर स्ट्रांग हो सकता है। फटाफट से एक बार रिव्यू कर लो। मेंटेन आर्मी, आर्मी सबसे पहले, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन लॉ एंड इकोनॉमी, कंट्रोल ओवर द रिसोर्स, प्रमोशन ऑफ रिलीजन, लिटरेचर एंड आर्ट, एंड एट लास्ट कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Am I clear? चलो, moving ahead. Now here some let's explore for you questions. Empire extends over vast area and had diverse people with different language, custom, culture. How do you think the emperor made sure that they lived in harmony? बेटा, एम्परर का इतना बड़ा एम्पायर, इतने अलग अलग टाइप के लोग, इतने अलग अलग टाइप के राज्य, उनके अलग अलग कस्टम, तो वो कैसे इंश्योर करता होगा कि उसके पूरे के पूरी टेरिटरी में पीस बनी रहे, हार्मनी बनी रहे? क्या कर सकता है बेटा? इसका आंसर देना है ना, तो अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए चलो। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो वो राजा के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, वो क्या हर स्टेट में जाके गवर्न करती है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसको सेंट्रली गवर्न करना उसका काम है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को जाके गवर्न करती है। तो सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर। इन्होंने क्या किया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भाई आज़ादी दे दी कि तुम अपनी गवर्नमेंट चला लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सत्ता हमारी होगी। यू हैव टू फॉलो अस। देखो,
allowing the local self governance while ensuring the loyalty to the empire. एम्पायर की तरफ लॉयल्टी उनको प्रॉपर शो करनी पड़ेगी, बेसिकली सारे ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे, जब उनको जरूरत बोले होगी या जब भी वो कुछ बोले वो सारा बात माननी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग यूनिटी। अब बेटा यूनिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं? हमारी कंट्री में देखो, हम किसी भी अपनी कंट्री के कोने में चले जाएं, अगर हमको इंडियन फ्लैग दिख जाए तो बेटा उस टाइम भूल जाते हैं कौन से स्टेट से हैं, हम उस टाइम बोलते हैं हम इंडियन हैं, ये हमारा फ्लैग है। व्हाट इज दिस? इट इज गिविंग अस द सेंस ऑफ यूनिटी। तो इसी टाइप के कुछ फ्लैग, सिंबल, कॉइन कुछ क्रिएट कर ले वो, जिससे कि लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेटा फेयर ट्रेड टैक्सेस। अगर टैक्सेस सिस्टम प्रॉपर होंगे तो पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी, क्योंकि लोगों को जहाँ पे टैक्स में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है फिर वहाँ पे अनरेस्ट शुरू हो जाता है, फिर पीस मेंटेन नहीं हो सकती, है ना। सो दैट्स वाई फेयर ट्रेड एंड टैक्स। इसके बाद रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन एंड कस्टम। जितने भी रिलीजन, जितने भी कस्टम उसके एरिया में हैं, सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, देन ओनली पीस कैन बी मेंटेन्ड। एंड एट लास्ट प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन, ऑब्वियसली, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच ही कैन मेंटेन द हार्मनी। एम आई क्लियर? Moving ahead, now second question here. Looking at the many challenges involving in managing the empire, why should a king be so keen to expand his kingdom into an empire and become an emperor? बेटा इतने सारे चैलेंजेस हैं किसी भी किंगडम को मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े एरिया को मेंटेन करने के लिए, तो उसके बाद भी क्यों कोई किंग एम्परर बनना चाहता था? क्यों उसको ऐसा मन करता था कि अपने एरिया को एक्सपैंड करके और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते रहे? बेटा हियर कम्स द डिजायर। व्हाट आर द डिजायर्स? फर्स्ट वन, टू रूल द एंटायर वर्ल्ड। किसी किसी का सपना होता है ना कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, यानी पूरे विश्व पे रूल करूंगा। अब ये कहने की बात है, मतलब बड़े से बड़े एरिया पे रूल करेंगे। क्यों करेंगे? सो दैट कि उसकी आने वाली पुश्तें उसको याद करें, सो दैट ही कैन बी रिमेंबर्ड फॉर पोस्टेरिटी, यानी पुश्ते पुश्ते उसकी याद करते रहें, ठीक है। उसके अलावा दूसरा डिजायर क्या हो सकता है? डिजायर टू गेन कंट्रोल एंड ओवर द रिसोर्सेज एंड बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सब उसकी बात माने, उसके बाद उसका दबदबा बना रहे, है ना। और क्या डिजायर हो सकता है? अ डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड द किंगडम। उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, उसको चाहिए मैं बहुत रिच बन जाऊं, है ना। तो बेटा इन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा समराइज करके आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई ही नीड्स, ही वांट्स टू बिकम द एम्परर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर फेम एंड लेगेसी, जिससे कि उसका बहुत नाम हो, उसकी पुश्ते पुश्ते उसको याद करते हैं, उसकी लेगेसी बनी रहे। ग्लोरी एंड प्रेस्टीज, उसकी बात, उसकी हर जगह रिस्पेक्ट हो, उसकी वाहवाही हो। मोर पावर एंड वेल्थ, उसके पास बहुत सारी पावर हो, बहुत सारा पैसा हो। इसके अलावा एक और हो सकता है बेटा, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड यूनाइट। किसी किसी राजा में हो सकता है ये सेंस हो कि उसको लगे कि ये मेरा काम है अपनी कंट्री को यूनाइट करके रखना, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई अ किंग वांट्स टू बिकम एन एम्परर। एम आई क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अब बेटा मान लो किसी राजा ने सोच लिया, ठान लिया कि अब तो मुझे एम्परर बनना है, अब मैं अपना एम्पायर बना के छोड़ूंगा। तो कैसे बनाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड टू एक्सपैंड हिज ओन टेरिटरी। अपने एरिया को उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगी? बाय टेकिंग द कंट्रोल ओवर द नेबरिंग टेरिटरीज, जो उसके आसपास के एरिया उस पर कंट्रोल गेन करके। अब वो कंट्रोल कैसे गेन होगा? उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई जीतने के लिए क्या होना चाहिए बेटा उसके पास? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अगर कोई सोच रहा है कि उसको अपने एम्पायर को बढ़ाना है, तो सबसे पहले उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए जो कि उसके लिए जीत के आए किसी भी लड़ाई को। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए उसको एक वेल फोर्टिफाइड सेटलमेंट दैट वुड बी बिल्ड इन अ स्ट्रेटेजिक प्लेस। बेटा हम शुरू से बोल रहे हैं, जो कैपिटल है किसी भी किंगडम का वो वेल फोर्टिफाइड होना चाहिए, यानी उसका प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जिसका खुद का घर शीशे का होता है वो दूसरे पत्थर नहीं मारते, ये वो वाला सिस्टम है। जब तक वो अपने खुद के घर को, यानी खुद के कैपिटल को स्ट्रांग नहीं बनाएगा, वो कैसे दूसरे पर अटैक कर सकता है? कोई दूसरा भी तो उस पर अटैक करके उसको हरा सकता है ना। फिर इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू मेक इट्स डिफेंस सिस्टम वेरी स्ट्रांग। एक बार डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग आर्मी उसके पास है, देन ही कैन थिंक ऑफ अटैकिंग ऑन अदर्स। सो हियर waging the war against the neighboring territories and winning over them. So then comes the winning war. Clear? अब एक बार लड़ाई भी जीत ली, then comes the control over the rivers and trade networks. बेटा trade was very very important during this empire time. It was the backbone of any empire. क्यों? क्योंकि सारी वेल्थ, सारा पैसा यहाँ से आता था। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था जो कि एम्परर है वो ट्रेड रूट पर कंट्रोल रखे।
अब डिटेल में उसको समझेंगे आगे क्या होता था इसके करने से, अगर कंट्रोल करेगा तो क्या होगा सब समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाज कंट्रोलिंग द सरप्लस रिसोर्सेज। इसके बाद एक बार रूट पे कंट्रोल हो गया, ट्रेड पे कंट्रोल हो गया, तो जितने भी उसके किंगडम में रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब जैसे माइंस है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, फूड आ रहा है वहां से एग्रीकल्चर से, उन सब पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरे राज्य में कौन सी चीज कहां पर है, जिससे कि उसको प्रॉपर वहां से टैक्स मिलता रहे, ट्रिब्यूटरी मिलती रहे। करेक्ट? जब एक बार इतना सारा ये कंट्रोल कर लेगा, देन ही कैन बिकम द ओवरलॉर्ड, देन ही कैन बिकम द एम्परर। Am I clear? चलो moving ahead. Now here let's explore one question for you. Warfare apart, what other methods do you think a rulers might have used to expand their empires? बेटा अभी हमने जो एक्सपेंशन का तरीका देखा वो था वॉर सिस्टम, लड़ाई लड़के, लेकिन इसके अलावा जो ये रूलर थे इनके पास कोई और तरीका था क्या अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने का? था। द फर्स्ट वन वाज डिप्लोमेटिक वे। पहले बातचीत कर लो, अगर उससे बात बन गई, उससे इशू रिजॉल्व हो गया तो फिर लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना? सो हियर डिप्लोमेसी। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा मैरिज अलायंसेस। आपने सुना होगा जो पहले के राजा थे इनकी 3-4 रानियां होती थी, इसीलिए होती थी जो भी किंगडम इनको अपने अंडर में लेना है उसकी राजा की बेटी शादी कर ली, तो मैरिज अलायंस से क्या हो गया, वो ऑलरेडी वो किंगडम उसके अंडर में आ गया। ठीक है? और इकोनॉमिक कंट्रोल, उसकी इकोनॉमी को पूरा अपने कंट्रोल में ले लो। सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच एनी रूलर कुड एक्सपैंड हिट्स एम्पायर। क्लियर? चलो मूविंग अहेड। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द राइज ऑफ एम्पायर। बेटा ट्रेड मैं शुरू से बता रही हूँ दैट वाज द बैकबोन ऑफ एनी एम्पायर। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम देयर द एम्परर वाज गेटिंग द वेल्थ, वहां से उसको मिल रहा था पैसा। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। किसी भी एम्पायर को स्ट्रांग बनने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास एक स्ट्रांग आर्मी। अब आर्मी मेंटेन कैसे होगी? जब वो उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवाएंगे, उनको सैलरी देंगे, उनको वेपन्स अच्छे मिलेंगे, है ना? और आर्मी में जितने भी वो हाथी घोड़े हैं उनका भी मेंटेनेंस प्रॉपर होगा। तो इन सब चीजों में क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा। दैट्स वाई ट्रेड वॉज इंपॉर्टेंट फॉर एन एम्परर। हैव अ लुक हियर। बेटा ये मेंटेनिंग एन आर्मी इज अ कॉस्टली अफेयर, है ना? दे सोल्जर्स नीड टू बी फेड, क्लॉथ, इक्विप्ड विद वेपन्स। इसके अलावा एलिफेंट एंड हॉर्स नीड टू बी केयर्ड फॉर, रोड्स एंड शिप नीड टू बी बिल्ड सो दैट आर्मी कहीं जा सके। आर्मी को अगर कहीं पे सपोज लड़ाई लड़ने जाना है तो वो रोड यूज करेगी, तो प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए। अगर सपोज वाटर वे यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर शिप्स होने चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? वेल्थ, पैसा चाहिए। सो ऑल दिस रिक्वायर अ कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्क फोर्स एंड एक्सेस टू द रिसोर्स। And that is why economic activity, especially production and trade, was the key of maintaining an empire and ensuring the people's welfare and quality of life. इसीलिए इतना ज़रूरी था ये प्रोडक्शन और ट्रेड पे एम्परर का कंट्रोल होना। और एम्परर इन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे कर सकता है? बाय कंट्रोलिंग द ट्रेड रूट। ठीक है? अब ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेड रूट का? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। ये मैप को जाना पहचाना लग रहा है? चैप्टर 4 में पढ़ा था। क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये जो पर्पल लाइन है वो दिखा रही है आपको उत्तर पथ, विच इज कनेक्टिंग दिस नॉर्थ वेस्ट रीजन टू द ईस्टर्न पार्ट। और जो रेड लाइन है वो क्या दिखा रही है? दक्षिण पथ, जो कि यहाँ पर ये सारा बस्ती स्टार्ट होकर नीचे साउथ की तरफ आ रही है। ठीक है? अब बेटा अगर किसी एम्परर को इस पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? इन रूट्स का कंट्रोल होना चाहिए। रूट्स अगर वो कंट्रोल में ले लेगा, अगर रूट्स को अच्छा बना देगा तो क्या होगा? वहां पर से ज्यादा सामान पास होना शुरू होगा ट्रेडिंग के लिए। लोग अपना सामान एक जगह दूसरे का भेजेंगे, है ना? रास्ता अच्छा मिलना चाहिए उनको। अगर सामान ज्यादा भेजेंगे तो वो क्या कर सकता है? वहां पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है उनसे। हम लोग देख लो आजकल किसी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो टोल पे करते हैं ना, यानी टैक्स पे करते हैं। सिमिलरली ये लोग भी टैक्स पे करते थे जब वो रूट्स को यूज करते थे। अब टैक्स पे करेंगे तो पैसा किसके पास आ रहा है? एम्परर के पास, है ना? सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग द मनी। दैट्स वाई कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स। क्लियर? देखो यहाँ फ्लो चार्ट समझते हैं। establishing and controlling the trade routes all over the empire territory and beyond was great importance. Why? First of all, अगर अच्छे ट्रेड रूट होंगे, गुड ट्रेड रूट होंगे तो मोर गुड्स विल बी ट्रेडेड, ज्यादा सामान जाएगा ट्रेड होने के लिए। अगर ज्यादा सामान जाएगा तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, पीपल विल गेट मनी। और अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो टैक्स भी तो पे करेंगे, सो दे विल पे मोर टैक्स टू द रूलर। पैसा आ गया रूलर के पास। इसके अलावा अगर मोर गुड ट्रेड होंगे तो यहां से भी तो वो रास्ते से भी तो टैक्स पे कलेक्ट कर रहा है। तो देखो डबल उसके पास डबल तरीके से पैसा आ रहा है। जो लोग पैसा कमा रहे हैं वहां से भी वो टैक्स दे रहा है, और जो रास्ते से जो ट्रेड पास हो रहा है, जो सामान पास हो रहा है, वो भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है? सो दिस वे द एम्परर यूज्ड टू गेट द वेल्थ बाय कंट्रोलिंग द
ट्रेड रूट। समझ में आ गया? नाउ ट्रेड होता क्या था, क्या क्या सामान ट्रेड होता था बेटा? कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख सकते हो। टेक्सटाइल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट, वेरियस एनिमल्स, एनिमल्स का भी ट्रेड होता था, है ना? तो वेरियस एनिमल्स वर अमंग द मेन आइटम ऑफ ट्रेड। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन विद द गिल्ड। अब अभी तो हम ये ट्रेड सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? ट्रेड की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे। अब ये गिल्ड कहाँ से आ गया बेटा? व्हाट इज गिल्ड? गिल्ड इज ऑल्सो नोन एज श्रेणीज वर पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। बेटा ये भी ट्रेड से ही रिलेटेड है। गिल्ड क्या होते हैं? गिल्ड एसोसिएशन होते हैं ट्रेडर्स के, एक टाइप के ट्रेडर्स के, ठीक है? जैसे क्राफ्ट्समैन, मनी लेंडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये क्या करते हैं, जैसे सारे जितने भी एग्रीकल्चर करने वाले हैं उन सब ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और उन ग्रुप में से उन्होंने चूज कर लिया एक हेड, एक लीडर एंड एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हु वर सपोज टू हैव ऑल काइंड ऑफ एथिकल क्वालिटीज, जो अच्छे हों, जो उनकी बात को रख सके, जिनके पास लीडरशिप पावर हो। तो ऐसे किसी को उन्होंने अपना हेड बना लिया, ठीक है? अब इससे क्या होगा बेटा? ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्यों अकेले अकेले काम नहीं किया? क्यों उन्होंने ऐसे एसोसिएशन बना के ग्रुप बनाया? बेटा जहां पर भी ग्रुप बात करता है तो वहां पर क्या होता है? एक दबदबा बनता है। अगर एक सिंगल पर्सन अपनी बात को बोलेगा और वहीं पर सब लोग मिल के बात बोलेंगे तो कहां ज्यादा इफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली जहां पर ग्रुप होगा, है ना? सो यू नीड टू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गिल्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है? देखो, कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन। बेटा जब ये ग्रुप बनने स्टार्ट हुए तो वहां पर जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे एक टाइप के, उनमें कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन आ गया। मान लो सारे एग्रीकल्चरिस्ट ने अपना एक गिल्ड बना लिया, तो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं अब वो मिलके काम कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो हियर कम्स द कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन। They brought people together as they realized that sharing the resource and information on markets, supply, demand, workforce, etc. was important for everyone benefits. सबके लिए बेनिफिशियल होगा अगर वो सब चीज़ों को शेयर करें। Got it? So collaboration. इसके अलावा ऑटोनॉमी टू क्रिएट देयर ओन इंटरनल रूल्स। बेटा जब ये श्रेणी बनी, जब ये गिल्ड बने तो बहुत सारे मेंबर्स एक साथ आए। जब बहुत सारे लोग एक साथ आए तो उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू करी। उन्होंने बोला कि हम अपने लिए अपने रूल बनाएंगे, ठीक है? सो दे वर हैविंग दिस ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन रूल्स। जहां पर जो रूलर होता था, जो एम्परर होता था, वो भी इंटरफेयर नहीं करता था। वो था ओके तुम अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करो भाई, मुझे टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते साथ, ये नहीं कि किसी पे फिर आप अत्याचार कर रहे हो, ऐसे नहीं। हमें क्लियर? सो रूल्स उनके अपने बनते थे। देखो, कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लीडर्स, लेंडर्स, आर्टिशियंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। उनके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो अपने रूल खुद से बना ले। हमें क्लियर? चलो इसके भी इस पे अगेन क्वेश्चन बेटा, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, गिव टू एग्जाम्पल्स, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी। तो उसका एग्जाम्पल एक है ये गिल्ड। गिल्ड वॉज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विच शोज द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से, गिल्ड ऑफ मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन, दिस शोज द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कैसे? दिस शोज इकोनॉमिक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एज दे फिक्स्ड देयर ओन रूल्स फॉर ट्रेड। ये अपने रूल्स खुद बनाते थे, है ना? तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन था इसमें। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या बेटा? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सभा और काउंसिल, है ना? तो ये भी एक एग्जाम्पल है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का। यहाँ पर दे शो द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज दे यूज टू मैनेज देयर इंटरनल मैटर्स रिलेटेड टू द क्लैन। जो उनका जनपद था उससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा खुद से वो सॉल्व करते थे, ठीक है? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एम आई क्लियर? यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अभी आपको क्या बताया मैंने, जो ये गिल्ड थे इनके पास ऑटोनोमस पावर थी कि ये अपने रूल खुद से बना सके। एम्परर वहां पे इंटरफेयर नहीं करता था, जो राजा होता था वो इंटरफेयर नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्यों ऐसा जरूरी है कि राजा वहां पे इंटरफेयर ना करे? क्या होगा अगर करेगा तो? अगेन क्वेश्चन फॉर यू, why would an enlightened ruler not interfere in the organization of guilds in ancient India? Explain with reason. एक अच्छे राजा को क्यों गिल्ड पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था? आपको रीजन देने हैं बेटा। फर्स्ट रीजन इज बिकॉज बाय गिविंग द ऑटोनॉमी टू दीज गिल्ड्स दे वर कोलैबोरेटिंग रादर देन कॉम्पिटिशन। उसको सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा था कि लड़ाइयां कम हो रही थी उनके आपस में,
वो लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे। अगर कोलैबोरेट करेंगे तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो उसको पैसा मिलेगा, है ना। वो उनकी लड़ाइयां नहीं सुलझा रहा था, उनके बीच में जो कंपटीशन था उससे वो परेशान नहीं था। दूसरा, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड पनिशमेंट्स, उनके अपने रूल या अपने पनिशमेंट्स होते थे। तो यहां पर सो मैनेज द ट्रेड एफिशिएंटली एंड डिसिप्लिन देमसेल्फ, दिस कंट्रीब्यूटेड टू द किंग्स रेवेन्यू एंड स्टेबिलिटी। बेटा किंग को जाके उन पे अपना रूल, अपने पनिशमेंट, अपने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं करना पड़ता था, यानी उसका तो काम कम हो गया ना, उसको जाके उनको मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, वो खुद से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, उनका अपना लॉ, अपने रूल्स एंड पनिशमेंट सिस्टम है। ठीक है, इससे क्या मिला, किंग को मिला रेवेन्यू और स्टेबिलिटी। अंडरस्टूड? सो आंसर्स फॉर यू विच दीज क्वेश्चंस यू माइट सी इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर कम्स द राइज ऑफ मगध, द राइज ऑफ एम्पायर। बेटा जो मगध था वो एक महाजनपद था, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, है ना। अब ये महाजनपद से एम्पायर में कैसे टर्न हो रहा था, दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर इन दिस चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मैप विच इज शोइंग द 16 महाजनपद। और ये वो टाइम लाइन जो हमें बता रहा है कि महाजनपद पिक्चर में कब आए और कब उनका एग्जिस्टेंस खत्म होना शुरू हो गया था। लगभग 800 to 700 BC में महाजनपद पिक्चर में आए थे, क्योंकि जो छोटे छोटे जनपद थे वो ग्रुप बना रहे थे और महाजनपद में टर्न हो रहे थे। अब बेटा ये जो पीरियड था उस टाइम पे महाजनपद फुली फ्लरिश्ड फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन लगभग 500 BC आते आते ये महाजनपद का एग्जिस्टेंस था वो खत्म हो रहा था। क्यों खत्म हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक महाजनपद था मगध, जो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करके अपना एम्पायर खड़ा कर रहा था, यानी कि वो बाकी सारे जो महाजनपद थे उन पे अपना कंट्रोल गेन कर रहा था। दैट्स वाई। ठीक है, देखो between 1600 to 400 BC, 600 not 1600, between 600 to 400 BCE, India witnessed a profound change in the north. One of the Mahajanpad Magad set the stage for the fusion of many kingdoms into the India's first empire. यहाँ से खड़ा हो रहा था इंडिया का फर्स्ट एम्पायर। ठीक है, पावरफुल अर्ली किंग अजात शत्रु। बेटा उस टाइम पे मगध के राजा कौन थे? अजात शत्रु। इनका बहुत बड़ा रोल है, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द मगध एज अ डोमिनेंट सेंटर ऑफ पावर। मगध को पावर में लाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब मगध के पास एक पावरफुल राजा था उस टाइम पे, अजात शत्रु, लेकिन उसके अलावा कुछ तो और प्लस पॉइंट भी होगा ना। व्हाट वर दोज एडवांटेजेस ऑफ मगध सो दैट इट राइज इनटू एन एम्पायर, दैट वी हैव टू फोकस हियर। देखो, फर्टाइल लैंड इन द गैंजेटिक प्लेन फॉर फार्मिंग, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, आयरन ओर फ्रॉम द नियर बाय हिल्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। बेटा जो मगध है वो प्रॉपर गैंजेटिक प्लेन में है। अगर गैंजेटिक प्लेन में है इसका मतलब वहाँ के लैंड बहुत फर्टाइल है, अच्छी फार्मिंग हो रही होगी। और फार्मिंग करने के लिए उन्होंने क्या बनाए? टूल्स बनाए, एग्रीकल्चर टूल्स एंड वेपन्स बनाए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास क्या था? आयरन था, आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब ये टूल्स और वेपन्स ने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, दैट वी हैव टू फोकस अगेन। देखो बेटा टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स, ये क्या है? प्लो। जैसे ही उन्होंने प्लो बनाया, द यूज ऑफ आयरन प्लो टू टिल द लैंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे ही यहाँ पे ये प्लो का यूज होना शुरू हुआ एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनेगा तो इसका मतलब उनके पास फूड बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनने लग गया। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री के पास फूड ग्रेन्स सरप्लस अमाउंट में है तो यानी उनको टेंशन नहीं है कि हमारे राज्य में कभी भी भुखमरी होगी, है ना। तो अगर उनको ऐसी टेंशन नहीं है तो वहाँ के लोग बाकी चीज़ों पे अपना ध्यान दे सकते हैं। व्हाट आर दोज अदर थिंग्स? Those were the crafts, art and crafts which were in demand inside and outside the empire borders. So basically जो वहाँ के लोग हैं वो ट्रेड पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ट्रेड के लिए मान लो सामान बना लिया तो ट्रेड करने के लिए रूट्स भी तो चाहिए। अब अगेन यहाँ पर बेनिफिट है मगध को, क्योंकि यहाँ पर गंगा एंड सोन रिवर बहती है यहाँ पर। ठीक है, मगध का जोग्राफिकल एरिया ऐसा है कि उसके पास गंगा एंड सोन रिवर है। वाटर ट्रेड रूट्स, उनके पास बहुत अच्छे वाटर ट्रेड रूट्स थे, तो इससे क्या हुआ? उनका ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ और उनके पास क्या आई? इनकम एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मगध राइज। उनके पास पैसा आया, वेल्थ आई, जिससे कि क्या हुआ? मगध का राइज हुआ। अंडरस्टूड? तो ये हमने क्या देखा? टूल्स से कैसे उनको हेल्प मिली। नाउ कमिंग टू वेपन्स। बेटा अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग और शार्पर वेपन होंगे किसी आर्मी के पास, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही उनका मोरल बहुत बूस्टेड रहेगा, है ना। वो उनके आर्मी को बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा रिच
इनके पास बहुत अच्छा रिच फर्टाइल लैंड था, तो फर्टाइल लैंड है तो वहां पर बहुत अच्छे फॉरेस्ट होंगे. सो हियर दे वर हैविंग द रिच फॉरेस्ट ऑफ टिम्बर एंड एलिफेंट्स फॉर आर्मी. अब अगर किसी आर्मी के पास एलिफेंट है तो अगेन आर्मी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. Got it? So these were the two things that provided the advantage to the Magad. That's why it was rising. Am I clear? चलो, moving ahead. Now here one panel which is there in Sanchi स्तूप. इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है. Let's explore में देखते हैं यहाँ पर. Take a close look at the panel given above. How many types of weapons can you identify? What different uses of iron can you make out? बेटा इस पैनल को ध्यान से देखो ना, तो बहुत तरीके के आपको वेपन दिखेंगे. यहाँ पर देखो बो एंड एरो दिख रहा है, यहाँ पर आगे देखोगे तो किसके पास भाले दिख रहे हैं, तीर दिख रहे हैं, और स्वॉर्ड भी दिख रही है, स्वॉर्ड है, शील्ड है ना. यहाँ पर अगर यहाँ देखो तो ये मेस भी है किसी के पास, है ना. तो आपको अलग अलग टाइप के वेपन यहाँ पे दिख जाएंगे. बो एंड एरो, स्पीयर, स्वॉर्ड्स, डैगर्स, शील्ड्स, मेस. मेस क्या होता है? वो गदा उसको बोलते हैं. ठीक है. वॉर एलिफेंट्स तो है ही यहाँ पर दिख रहे हैं, वॉर एलिफेंट्स, हॉर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, in the left part of the panel a parasol, that is को बोलते हैं छतरा, is kept over the casket containing the Buddha's relic. Why do you think this was done? अगर यहाँ पैनल को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये एलिफेंट के ऊपर कोई जा रहा है, एक छोटा सा कास्केट रखा है, बास्केट है, उसके ऊपर एक ये परसॉल रखा हुआ है. परसॉल इज छतर, है ना. अब बेटे किसी के ऊपर भी छतर क्यों रखा जाता था? टू शो दैट इट वॉज डिग्निफाइड, है ना. इट शोज द डिग्निटी, इट शोज द रेस्पेक्ट towards the Buddha. ठीक है. What it is showing? A parasol or chhatra was kept over Buddha's relic casket as a mark of honor, dignity and protection. It shows the deep respect people had for Buddha that time. Am I clear? चलो, moving ahead. And now here comes the rise of Magad with Nanda dynasty. अब बेटे मगध में नंदा डायनेस्टी कब आई थी? ये आई थी लगभग 5th सेंचुरी BCE में, 500 BC के अप्रॉक्स. और इसके फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा. ही वॉज अ प्रोमिनेंट रूलर एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. कैसे इन्होंने कंट्रोल किया? ही सक्सेसफुली यूनिफाइड मेनी स्मॉलर किंगडम्स एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड नदर्न इंडिया. इसके अलावा इनका इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छा था. इन्होंने इस तरीके से कॉइन इशू करने स्टार्ट करे थे. इसके अलावा बेटा इनके पास थी एक बहुत बड़ी आर्मी. हमें कैसे पता पड़ा? बिकॉज इन्हीं के रूल के टाइम पे किसी इंडिया के पार्ट में ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ था, और वहां पर ग्रीक अकाउंट से हमें पता पड़ता है कि नंदा डायनेस्टी में बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था. ठीक है. अब इतना स्ट्रांग होने के बाद भी ये जो नंदा डायनेस्टी थी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली, क्योंकि फर्दर आगे जाके जो इनके एक एम्परर थे धनानंद नंदा, वो बहुत अनसक्सेसफुल रहे. क्यों? क्योंकि वो लोगों को ऑप्रेस करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे. सो बेटा ये लोगों पे बहुत अत्याचार कर रहा था, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था. उससे क्या हुआ? ही पेव्ड द वे फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, द मौर्यन एम्पायर. किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने. आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. अभी यहाँ देखो what else was happening during the Nanda dynasty. बेटा ये 5th to 4th सेंचुरी की BC के बीच में और क्या हो रहा था? यहाँ पर थे the two most famed religious figure, जिनको कि सिद्धार्थ गौतम, जिनको कि हम बुद्धा नाम से जानते हैं, एंड वर्धमान जो कि महावीर नाम से जाने जाते थे, है ना. ये कब रह रहे थे? ये किंग अजात शत्रु के टाइम पे रह रहे थे. और इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स को शुरू किया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो वो ये दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे इस टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे. इसके अलावा वन फेम्ड संस्कृत ग्रामरियन जिनका नाम था पाणिनि. ये देखो एक पोस्टल स्टैंप है इंडिया की, विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्सन. तो ये भी उस टाइम पे रह रहे थे और इन्होंने कई सारे सूत्रास को बनाया. ना व्हाट आर सूत्रास? बेटे सूत्रास क्या है? एक शॉर्टकट तरीका बोल लो, एक कंसाइज एंड केयरफुली क्राफ्टेड फ्रेज दैट कैप्चर्स द नॉलेज एंड इंपॉर्टेंट आइडियाज. सो बेसिकली ये मंत्र नहीं होते थे, ये होते थे कुछ फ्रेजेस जिससे कि आप अपनी बात को, अपनी नॉलेज को शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आगे पहुंचा सकते हो. अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ गोइंग फॉर द अराइवल ऑफ ग्रीक्स, और इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. सो अभी के लिए इतना ही. विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.